हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 का प्रथम पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग तथा इसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। हमने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर भी पढ़े थे तथा समझे थे। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यशोधर बाबू लोकतंत्रीय मूल्यों पर विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने बच्चों पर कोई बात थोपने का प्रयास नहीं किया। उनका कहना था कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर ना माने। उन्होंने अपने बच्चों को अपनी इच्छानुसार काम करने की आज़ादी दी, यानी बच्चे अपनी मर्जी से कोई भी कार्य जो सही हो, उचित हो, वो कर सकते थे। उनका मानना था कि आज के बच्चों को अधिक ज्ञान है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। उनकी केवल यह छोटी सी इच्छा थी कि बच्चे कुछ भी कार्य करने से पहले उनसे पूछ लें, यानी उनकी राय ज़रूर ले लें। भले ही हम यशोधर बाबू को एक परंपरावादी पात्र कहें, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा स्वतंत्र जीवन जीने दिया, यानी अपनी मर्जी बच्चों पर कभी भी नहीं थोपी तथा उन्हें आज़ाद होकर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा अपनी सुविधानुसार कोई भी नया बदलाव करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। लेकिन वो चाहते थे कि बच्चे उनसे सलाह ज़रूर ले लें तथा उन्हें अपनी मर्जी की चीज़ें बताकर सभी कार्य करें। हमारा दूसरा प्रश्न है, यशोधर बाबू सामाजिक और पारिवारिक जीवन शैली जीना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, विवाह के बाद यशोधर बाबू संयुक्त परिवार में रहते थे। दूसरा, किशनदा ने उनकी जीवन शैली को अत्यधिक प्रभावित किया था, इसलिए वह न केवल अपने परिवार के लोगों से बल्कि अन्य रिश्तेदारों से भी मिलना जुलना चाहते थे। वे हर माह अपनी बहन के पास कुछ पैसे भेजते रहते थे। वे अपने बीमार जीजा का पता करने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते थे। उनकी यह भी इच्छा है कि उनके बच्चे सभी रिश्तेदारों का मान करें, सम्मान करें। रिश्तेदारों से जुड़ने में उन्हें विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है, परंतु उनकी पत्नी तथा बच्चे इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य कहते हैं। वे सभी यह चाहते हैं कि उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे हर बात में उनकी सलाह लें और अपनी कमाई लाकर अपने पिता के हाथों में रखें। इससे यह स्पष्ट होता है कि यशोधर बाबू की अपने परिवार के प्रति गहरी आसक्ति है, यानी वो अपने जो दूर के रिश्तेदार या अपने सगे संबंधियों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। उनके प्रति उनके मन में चिंता है, लेकिन जो यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चे हैं वो पहले संयुक्त परिवार में रहे हैं, लेकिन अब वो अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से अपनी जो जीवन है वो जीना चाहते हैं तथा अपने सभी प्रकार के फैसले स्वयं लेना चाहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे तथा असहाय बन चुके हैं, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, इसमें दो मत नहीं हैं कि यशोधर बाबू अपने ही घर में बेचारे, मजबूर और असहाय से लगते हैं। उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। वे न तो अपने पिता का सम्मान करते हैं और न ही उनसे कोई सलाह लेते हैं तथा न ही उनसे अधिक बातें करते हैं। घर के सभी लोग उन्हें उपेक्षा और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। मजबूर होकर वे साइकिल चलाना छोड़ देते हैं, फ्रिज और गैस को अपना लेते हैं, उपहार में मिले गाउन को पहन लेते हैं। अब उनमें बच्चों का विरोध करने की शक्ति नहीं रही। उनकी अपनी बेटी उनका अपमान करती है और उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर बच्चों के साथ मिल जाती है। ऐसा लगता है कि वे अपने बच्चों से हार चुके हैं। यही कारण है कि उनके मन में जो हुआ होगा, इस प्रकार का वाक्यांश बार बार उभर कर आता है, यानी वो अपने ही घर में उपेक्षा का शिकार होते हैं तथा उनके परिवार के सदस्य यानी उनके बच्चे और उनकी पत्नी अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहते हैं तथा ज़माने के साथ
नई प्रकार की जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, एक सेक्शन ऑफिसर के रूप में यशोधर बाबू का दफ्तर में कैसा व्यवहार था? उत्तर है, यशोधर बाबू एक सरकारी कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे समय पर कार्यालय पहुंचते हैं और 5:30 बजे तक वहां पर कार्य करते हैं। मजबूर होकर अन्य कर्मचारियों को भी 5:30 बजे तक बैठना पड़ता है। अधीनस्थ कर्मचारियों से वे प्राय सख्ती से निपटते हैं, परंतु ऑफिस से प्रस्थान करते समय वे एक आध चुटीली बात कहकर माहौल के तनाव को कम कर देते हैं। यानी वो अपने साथ कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों के साथ हल्का फुल्का मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन वो अपने काम के प्रति सदैव ईमानदार बने रहते हैं। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखते हैं और उनके साथ अधिक घुलते मिलते नहीं हैं। यही कारण है कि वे अपनी सिल्वर वेडिंग पार्टी के लिए 30 रुपये तो दे देते हैं, लेकिन उसमें शामिल नहीं होते। अब चड्ढा उनके साथ बदतमीज़ी का व्यवहार करता है तो वे उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। इससे यह पता चलता है कि वे एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं। प्रश्न 5, यशोधर बाबू बार बार किशनदा को क्यों याद कर उठते हैं? यह उनकी कमज़ोरी है या शक्ति? स्पष्ट कीजिए। इस पाठ में हमने देखा कि यशोधर बाबू बार बार अपने आदर्श पुरुष किशनदा को याद कर लेते हैं और उनकी यादों में खो जाते हैं। यह उनकी कमज़ोरी है या शक्ति? इसके बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है, दिल्ली आने के बाद यशोधर बाबू किशनदा के आश्रय में रहे। यानी वो अपने जीवन में जब दिल्ली आए कुछ बनने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, तब उन्हें सर्वप्रथम किशनदा नाम के एक व्यक्ति ने आश्रय दिया था। वे उनका अपना आदर्श बनाकर रहते थे, उनको अपना आदर्श मानने लगे। वे जीवन की प्रत्येक समस्या का कोई भी, यदि उनके मन में कोई उलझन होती या कोई भी समस्या होती तो वो किशनदा से ही सलाह लेते थे। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद भी वे उन्हें बार बार याद कर उठते थे। वस्तुतः किशनदा उनकी शक्ति भी थे और कमज़ोरी भी। किशनदा के कारण उन्होंने कुछ आदर्शों का यथासम्मान पालन किया। किशनदा यशोधर बाबू की कमज़ोरी इसलिए बन गए क्योंकि वे नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके। यानी किशनदा इस प्रकार के विचारों के व्यक्ति थे जो पुराने ज़माने के थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब ज़माना अब बदलता जा रहा है तो यशोधर बाबू उस ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते, क्योंकि वो बार बार अपने आदर्श पुरुष किशनदा की उस समय की आदतों को, उस समय के आदर्श और विचारों को याद करते हैं तथा उन्हीं के नक्शे कदम पर या उन्हीं के आदर्शों पर हमेशा चलते रहना चाहते हैं। अपने आप को ज़माने के साथ नहीं बदलना चाहते। इसलिए वह एक प्रकार से कमज़ोरी भी है तथा उनकी स्वयं की शक्ति भी है। हमारा छठा प्रश्न है, भूषण बुआ को पैसे भेजने से मना क्यों करता है? उत्तर है, यशोधर के अतिरिक्त घर के किसी सदस्य का अपने रिश्तेदारों से कोई लगाव नहीं है। विशेषकर भूषण यह समझता है कि बुआ उनके पिता की बहन है, इसलिए उसे पैसे भेजना उसका दायित्व नहीं है। वह इसे अनावश्यक संबंध मानता है। हमारा सातवां प्रश्न है, यशोधर बाबू को अपने बड़े बेटे की नौकरी पसंद क्यों नहीं थी? उत्तर है, भले ही यशोधर सेक्शन ऑफिसर थे, लेकिन वे भी 1500 के मासिक वेतन तक नहीं पहुंच पाए थे। यानी उनका स्वयं का जो वेतन है वो अभी तक 1500 तक नहीं पहुंच पाया है और उनके बेटे को छोटी आयु में ही इतना बड़ा वेतन मिल रहा था। वे सोचते थे कि इसमें कोई न कोई गड़बड़ अवश्य है। वे बेटे की नौकरी के रहस्य को समझ नहीं पाए, इसलिए उनको अपने बड़े बेटे की नौकरी पसंद नहीं आई या पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मानते थे कि उन्हें स्वयं इतने वर्ष हो गए हैं कार्य करते हुए, फिर भी उनका जो वेतन है वह इतना कम है और उनका बेटा जिसकी अभी अभी नौकरी लगी है उसका वेतन इतना ज़्यादा कैसे है।
तो वो इसमें कुछ शक करते हैं, कुछ उनके मन में आशंका है, इसलिए वो उस नौकरी को पसंद नहीं करते। हमारा 8वां प्रश्न है, यशोधर बाबू ने आजीवन अपना मकान क्यों नहीं बनाया? उत्तर है, किशंदा से प्रभावित होने के कारण यशोधर बाबू भी मानते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। वे आजीवन सरकारी क्वार्टर में रहे। फिर उन्हें यह भी उम्मीद थी कि उनका बेटा सरकारी नौकरी पर लग जाएगा तो उनके रिटायर होने के बाद भी यह क्वार्टर उन्हें फिर से मिल जाएगा। इस कारण यशोधर बाबू ने आजीवन अपना मकान नहीं बनाया। हमारा 9वां प्रश्न है, यशोधर बाबू का प्रवचन में मन क्यों नहीं लगा? उत्तर है, पहली बात तो यह है कि यशोधर धार्मिक तथा कर्मकांडी नहीं है। वे केवल किशंदा के कहने पर प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं। दूसरा, घर से मिली उपेक्षा और तिरस्कार उनको चैन से नहीं जीने देती, यानी घर के सभी व्यक्ति उनसे कटे कटे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं तथा किसी भी मामले में उनसे कोई भी सलाह नहीं लेते। धार्मिक प्रवचन सुनकर भी उनके मन की बेचैनी दूर नहीं होती, इसलिए यशोधर बाबू का प्रवचन में मन नहीं लगा। प्रश्न 10, यशोधर बाबू की सामाजिकता को उनकी पत्नी और बच्चे क्यों नहीं पसंद करते? उत्तर है, यशोधर की पत्नी तथा बच्चे नहीं चाहते कि जन्यों पुण्यों की परंपरा का निर्वाह करने के लिए लोगों को घर पर बुलाया जाए और रामलीला की तैयारी के लिए घर का कमरा दिया जाए। इससे एक तो धन भी खर्च होता है और दूसरा समय भी नष्ट होता है। इन परंपराओं में बच्चों का कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वे इस प्रकार की सामाजिकता को पसंद नहीं करते। हमारा 11वां प्रश्न है, यशोधर बाबू को ऐसा क्यों लगा कि उनके क्वार्टर पर अब उनके बेटे का अधिकार हो गया है? उत्तर है, यशोधर बाबू ने अनुभव किया कि उनका बेटा उनके क्वार्टर में मनमाना परिवर्तन कर रहा है। यानी जैसे ही यशोधर बाबू के बेटे की नौकरी लग जाती है तो वह अपने पैसे पर या अपने पैसे खर्च करके उस क्वार्टर में मनमाना परिवर्तन कर रहा है। वह घर के लिए पर्दे, कालीन, सोफ़ा, डबल बेड और टीवी ले आया, यानी अपने प्रयोग करने के लिए आधुनिक वस्तुएं ले आया। फिर उसने यह भी निर्देश जारी कर दिया कि उसके टीवी को कोई हाथ न लगाए, यानी अब वो धीरे धीरे सभी चीज़ों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने लगा। इन बातों से यशोधर बाबू को यह महसूस हुआ कि उसके बेटे ने उसके ही क्वार्टर पर अधिकार जमा लिया है। प्रश्न 12, यशोधर बाबू गिरीश को बिगड़ैल क्यों कहते हैं? उत्तर है, गिरीश यशोधर का साला है। वह महत्वाकांक्षी होने के साथ येन केन प्रकरण उन्नति प्राप्त करने में विश्वास रखता है। वह लड़कों को शॉर्टकट द्वारा तरक्की प्राप्त करने के उपाय बताता रहता है। यह सब यशोधर बाबू के सिद्धांतों के विरुद्ध है, इसलिए वे उसे बिगड़ैल कहते हैं। यानी सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन गिरीश हर व्यक्ति को या सब लड़कों को शॉर्टकट का प्रयोग करके तरक्की प्राप्त करने का उपाय बताता है, जो कि यशोधर बाबू के सिद्धांतों के विरुद्ध है, इसलिए वे उसे पसंद नहीं करते और उसे बिगड़ैल कहते हैं। प्रश्न 13, यशोधर बाबू ने अपनी सिल्वर वेडिंग पर केक क्यों नहीं खाया? उत्तर है, भले ही यशोधर बाबू पहले यदा कदा मांस खा लेते थे, लेकिन इस समय वे पूर्णतया निरामिष भोजी थे, यानी वो पूरी तरह से शाकाहारी बन चुके थे। वो अपने जीवन में पहले मांसाहार का प्रयोग कर लेते थे, लेकिन इस समय वे पूरी तरह से निरामिष भोजी थे, यानी शाकाहारी बन चुके थे। उन्होंने यह सोचकर केक नहीं खाया कि उसमें अंडा होता है, जो कि मांसाहारी लोग खाते हैं। दूसरा, वे विलायती परंपरा को भी नहीं निभाना चाहते थे। उनकी नज़र में सिल्वर वेडिंग मनाना केवल अंग्रेज़ों के चौंचले हैं, यानी अंग्रेज़ों के तौर तरीके हैं, जिनका हमारे सभ्यता संस्कृति में धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। प्रश्न 14, यशोधर बाबू ने अपनी ही सिल्वर वेडिंग पर असहयोगपूर्ण व्यवहार क्यों किया? उत्तर है, पहली बात तो यह है कि वे विलायती परंपरा को अनावश्यक समझते थे। दूसरा, उनको न तो सिल्वर वेडिंग के बारे में पूछा गया और न ही बताया गया, यानी यशोधर बाबू को नहीं पता था
कि उनके घर में सिल्वर वेडिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। घर के सभी सदस्य उनके साथ बेगानों जैसा व्यवहार करते थे, उन्हें अनदेखा करते थे तथा उनसे किसी भी मामले में कोई भी राय नहीं ली जाती थी। इसलिए उन्होंने इस उत्सव में न तो ठीक से सहयोग दिया और न ही वे समय पर घर पहुँचे। प्रश्न 15, यदि यशोधर बाबू की जगह आप होते तो आप क्या करते? उत्तर है, यशोधर बाबू होम मिनिस्ट्री में एक अधिकारी के पद पर काम कर रहे थे। उन्हें समय के अनुसार ही थोड़ा बहुत बदलना चाहिए था, यानी अपनी जीवन शैली में कुछ नए तौर तरीकों को शामिल करना चाहिए था। अपनी संतान के समान उन्हें अपने खाने पीने तथा पोशाक का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए था। मेरे विचार में वही पिता घर में सम्मान पा सकता है जो अपने बच्चों को प्यार करे, लेकिन वह उनको इतना भी सिर पर न चढ़ाए कि वे उसकी मूछें उखाड़ने लगे। अर्थात बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए तथा स्वयं भी अपने तौर तरीके, अपने जो ओढ़ने पहनने का ढंग, खाने पीने का शौक, इन सब चीज़ों का समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में हमें इस उक्ति को याद रखना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। अगर मैं यशोधर बाबू की जगह पर होता तो मैं अपने आप को समय के अनुसार ज़रूर ढालता। यानी हमें अपने आदतें या जीवन जीने का जो तरीका है वो समय के साथ साथ बदल लेना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, ताकि हमारे जो सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारे ऊपर बेइज्जती अनुभव ना करें तथा उन्हें भी हम पर गर्व हो। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको यह भाग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।